Hello everybody, this is Praveen Pawar, your social science teacher. Let's start our today's topic and that is history chapter 5 जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री में 3.5 चैप्टर ही आ रहे हैं, तो ये सबसे लास्ट चैप्टर है। हालांकि ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं आते, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 2-3 ही हैं, और अगर हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि प्रिंट क्या था, प्रिंट के क्या काम हो सकते, क्या बेनिफिट हुए हैं, तो हम सारे बनाकर इसमें से लिख सकते हैं। तो हमें केवल की पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए चलना है। अब दूसरी चीज़, हम इससे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करते हुए चलेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी बुक खोलो, बुक को सामने रख के बैठो और साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चलते रहना जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर्स। आज के टाइम पर अगर हम ऐसा वर्ल्ड देखें जिसमें प्रिंट है एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ प्रिंट के सबूत मिलते हैं, जैसे बुक्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर, प्रिंट ऑफ फेमस पेंटिंग हो गई, या फिर थिएटर प्रोग्राम हो गए, ऑफिशियल सर्कल हो गई, कैलेंडर, डायरीज, एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे कई सारे हमें क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल। तो अगर हम देखना चाहें कि चलो मान लो हमें किसी में पढ़ना नहीं आता या लिखना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, कैलेंडर तो देखेंगे, कहीं ना कहीं घड़ी तो देखेंगे, प्रोग्राम तो देखेंगे, तो प्रिंट का पेंटिंग तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो प्रिंट का कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। नेक्स्ट, वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेज। हम क्या करते हैं, प्रिंटेड लिटरेचर्स भी देखते हैं। लिटरेचर्स क्या होते हैं, साहित्य टाइप के, जिसमें थोड़ी बहुत कहानी लिखी हो, जिनमें अलग अलग इमेज छपी हुई होती है। न्यूज़ को फॉलो करते हैं थ्रू द न्यूज़पेपर एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट। पब्लिक डिबेट होती है वाद विवाद, यानी कि किसी टॉपिक पर किसी के प्रो एंड कॉन्स बताए जाए। दैट अपीयर्स इन द प्रिंट। We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print. हमने इस वर्ल्ड को मतलब बिल्कुल गारंटेड के तौर पर ले लिया कि ठीक है ऐसा तो होता ही रहता है, प्रिंट तो चल रहा है पहले से ही है। लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं कि प्रिंट से पहले भी एक दुनिया थी जिसमें हम इटसेल्फ, इसलिए प्रिंट की अपनी एक खुद की हिस्ट्री है विच हैज़ इन फैक्ट शेप्ड आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसने आज के हमारे वर्ल्ड को एक शेप दिया है। व्हाट इज दिस हिस्ट्री? तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे क्या हिस्ट्री है, कैसे लिटरेचर स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे वो चला है। ठीक है, तो ये एक इमेज दे रखी है, बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। एज ऑफ प्रिंट से पहले की बुक बनाई गई है, अखलाक ए नशीरी 1595 में ये बुक बनी थी। तो ये उसी की इमेज है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, दिस इज ए रॉयल वर्कशॉप इन 16th सेंचुरी मच बिफोर प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया। जब तक इंडिया में प्रिंट नहीं आया था, यूरोप में बाकी वर्ल्ड में प्रिंट था लेकिन इंडिया में नहीं आया था। यू कैन सी दैट टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड। टेक्स्ट को क्या करा जा रहा है, डिक्टेट का मतलब बोल के बताया जा रहा है, रिटन एंड इलस्ट्रेटेड। और सामने बैठा व्यक्ति, देखो ये बोल रहा है, ये बैठ के लिख रहा है, तो सामने बैठा व्यक्ति देखकर इसको लिख रहा है बाय हैंड। एंड वाज इंपॉर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट। तो यही एक तरीका था जो प्रिंट से पहले हम यूज करते थे। क्लियर है? चले अब, तो यहां से हमारा होता है चैप्टर स्टार्ट बेसिकली। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक, और क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इसमें, देखो यह तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ प्रिंट। अर्लीस्ट सोर्स ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट के हमें स्टार्टिंग के क्या क्या सोर्स मिले हैं। ठीक है, या फिर प्रॉपर पूछा जाएगा चाइना में ही प्रिंट कल्चर क्यों चला था। हालांकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कम बन के आया, 2 या 3 मार्क्स का ही बन के आ सकता है, बट अगर बना तो ये वाली लैंग्वेज में बनकर आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? चले आगे। तो ये हमसे कह रहा है नेक्स्ट, देखो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। सबसे स्टार्टिंग में प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ स्टार्ट हुई थी, चाइना, जापान एंड कोरिया में। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। तो पहले प्रिंटिंग कैसे थी, पहले प्रिंटिंग होती थी हाथ से, हैंड प्रिंटिंग का चलता था। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर्स। 594 से जो चाइना में प्रिंट थी वो कैसे चलने लगा, रबिंग पेपर, पेपर को आपस में रगड़ कर। ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। तो कैसे कैसे हुआ, पहले कैसे हाथ से लिखने वाली प्रिंट चली, दूसरा कैसे हुआ कि अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक कैसे होता है, जैसे आज के टाइम पर तुमने मोहर देखी होगी, स्टैंप देखी होगी, तो स्टैंप के नीचे क्या होता है, वर्ड्स छाप देते हैं।
फिर से क्या करेंगे, इंक पे लगाएंगे तो वो सारे वर्ड को ऐसे छाप देंगे। तो वही काम था, वुड ब्लॉक पर हमने क्या करा, कागज मतलब वुड ब्लॉक पर हमने वर्ड्स लिखे और उस वर्ड्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत क्या थी, एक बुक चलती थी चाइना में और वो बुक का नाम क्या था, अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक की क्या खासियत है, एज बोथ साइड ऑफ थिन पोरस शीट, इसकी जो दोनों साइड थी वो थिन थी, पतली थी, पोरस का मतलब पारदर्शी थी, आर पार दिख जाता था उसमें। तो इट कुड नॉट बी प्रिंटेड, द ट्रेडिशनल चाइनीज वाज फोल्डेड एंड स्टिच। और उसके बाद क्योंकि ये पतले पेज होते थे तो इनको मोड़ कर स्टिच कर दिया जाता था, सील दिया जाता था एट द साइड। और उसके बाद सुपरबली स्किल क्राफ्टमैन कुड डुप्लीकेट इट, जो सुपरली स्किल क्राफ्टमैन थे, क्राफ्टमैन यानी कि जिनको बहुत अच्छे से लिखना आता था, वे क्या काम करेंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी करेंगे विद रिमार्केबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होना जरूरी है क्योंकि अगर बुक छाप रहे हैं और उसमें कुछ एरर कर दी तो इसका मतलब वो पूरा की पूरी आगे तक गलत छपती जाएगी। और इसी को ही बोला जाता था द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग, सुंदर तरीके से लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। तो अगर इसमें से बात करें, इस पैराग्राफ में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है केवल और केवल अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक क्या थी, थिन पोरस शीट थी जिसपे केवल एक साइड ही लिखा जाता था पतली होने के कारण, क्योंकि अगर दोनों तरफ लिखेंगे तो दूसरी साइड वो पेज पे इंक छप जाती थी। क्लियर है इतना। अब आगे सेकंड पैराग्राफ हमसे कह रहा है, द इंपीरियल स्टेट इन चाइना, कि चाइना में प्रिंट की डिमांड क्यों बढ़ी, चाइना में डिमांड क्यों बढ़ती है प्रिंट की। तो उसकी बात करें, द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर अ लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल। चाइना पोजेस ए ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, चाइना क्या करता था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पोजेस करता था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है जो अफसर वर्ग के लोग होते हैं, और उनकी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो कैसे होती थी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो पहला, प्रिंट की जरूरत क्यों पड़ी, ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम के रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्विस एग्जाम की जरूरत पड़ती थी। सेकंड, अब एग्जाम हो रहा है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टेक्स्ट बुक की भी। तो सेकंड इसी में क्या था, यहां से सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे, टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वाज प्रिंटेड, इस एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक की भी जरूरत पड़ी। तीसरा, इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। 16th सेंचुरी आते आते नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट जो है बढ़ते गए, जिस कारण से अब बच्चे ज़्यादा पेपर दे रहे हैं तो प्रिंट भी तो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उस कारण से क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ प्रिंट की भी डिमांड बढ़ती गई। फिर 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर ब्लूम इन इंडिया। अर्बन कल्चर क्या होता है, शहरी कल्चर। तो शहरी कल्चर का जन्म हुआ जिसने प्रिंट को डाइवर्सिफाइड कर दिया, प्रिंट्स और ज़्यादा बढ़ के आगे आया। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज बाय जस्ट स्कॉलर ऑफिसर, अब तक केवल हम यूज कर रहे थे स्कॉलर वाले जो पढ़ने लिखने वाले थे। अब क्या हुआ, फिर थर्ड फोर्थ यूज हुआ मर्चेंट्स के। मर्चेंट्स होते हैं नेवी के, मतलब व्यापारी टाइप। तो मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। तो मर्चेंट्स ने यूज करना शुरू करा, कैसे, ट्रेड की जो इन्फॉर्मेशन थी, व्यापार की जो इन्फॉर्मेशन थी, उन्हें नोट करने के लिए व्यापारियों ने यूज करा। उसके बाद रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम ए लेजर एक्टिविटी, जो पढ़ाना था वो एक सुकून देने वाली एक्टिविटी बन गई। तो द न्यू रीडरशिप प्रीफर्ड फिक्शनल नैरेटिव, अब लोगों को मजा आने लगा। तो ये कैसे कर रहे हैं, फिक्शनल देख रहे हैं, पोइट्री देख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी की एंथोलॉजी ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस पढ़ रहे हैं, रोमांटिक प्लेस पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की बुक्स की डिमांड बढ़ के आने लगी। रिच वुमेन बिगिन टू रीड। अब देखो, सबसे पहली बात, पढ़ना किसने शुरू करा, रिच वुमेन ने। क्यों, क्योंकि बुक महंगी थी। बुक महंगी थी तो किसके अप्रोच में जाएगी, केवल और केवल रिच वुमेन के, मतलब रिच पीपल के, उनमें भी पीपल में भी वुमेन के। दो एंड मैनी वुमेन बिगिन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्ले। अब जिसने पढ़ा वही तो लिख पाएगा, तो जो वुमेन ने पढ़ा उन्होंने अपना क्या करा, पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेस, अपनी पोइट्री एंड प्लेस को लिखना शुरू करा। वाइफ ऑफ स्कॉलर पब्लिश्ड देयर वर्क एंड कोटिशन रोट अबाउट देयर लाइफ। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द रीजन दैट चाइना प्रिंटिंग डिमांड्स वर ब्लूम्ड अप, बढ़ती गई, या चाइना में प्रिंट की डिमांड क्यों इतनी सेटअप रही है, तो उसके रीजन ये 4-5 पॉइंट है, सीधे सीधे लिख लोगे। पहला, सिविल सर्विस एग्जाम, उसके लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत। तीसरा, अर्बन कल्चर। चौथा, मर्चेंट्स थे, वे अपनी ट्रेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे। और बाद में अलग अलग जो रीडिंग थी वो लेजर एक्टिविटी बनी, इसलिए अलग अलग जो नॉवेल्स और टाइप की बुक्स थी वे डिमांड में आती गई। क्लियर है। उसके बाद आगे चले,
द न्यू रीडिंग कल्चर वाज accompanied by new technology, western printing technique and mechanical press were imported by the late 19th century। अब क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है तो बाद में नई वेस्टर्न टेक्निक भी अपनाई गई, मैकेनिकल प्रेस आई है, जिससे ये, लेकिन ये पूछिए 19th सेंचुरी तक जाते जाते। उससे पहले अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले कैसे थी हैंड राइटिंग, उसके बाद कैसी चली है वुडन ब्लॉक वाली, ठीक है। तो अब आगे चले तो इसमें वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश देयर आउटपुट इन चाइना। तो संघाई जो उसकी कैपिटल है वो बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। तो चाइना में प्रिंट कल्चर का हब यानी कि घर क्या बना है, संघाई बना है, क्योंकि पूरे चाइना में डिमांड बैठ रही है तो डिमांड की पूर्ति हमेशा कैपिटल करती है। जैसे दिल्ली, इंडिया की जो भी कुछ डिमांड वगैरह होती है ज़्यादातर दिल्ली से शुरू होती है, तो वहीं चाइना की स्टार्ट कहाँ से हुई, संघाई से। क्लियर है। तो चाइना वाले में से क्या बन के आ सकता हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंट इन जापान। इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या ध्यान रखना है, पहला हमने अगर अर्लीस्ट सोर्स पूछा जाए तो अर्लीस्ट सोर्स में क्या बताओगे, पहला चाइना में गई, चाइना में 594 से पहले अकोर्डियन बुक थी, अकोर्डियन बुक के बाद वे शिफ्ट होते हैं किस पर, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे। फिर आते हैं जापान में। जापान में बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी प्रिंट की, चाइना से। तो अब पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाएगी कहां से जाएगी, चाइना से ही जाएगी। बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। वे जापान में जाकर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा सबसे पहले हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी को। कब तक, 768 से 770 AD तक। अब ओल्डेस्ट जापानीज बुक, एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। जो सबसे पुरानी जापान में सबसे पुरानी बुक छपी थी उसका नाम क्या है, डायमंड सूत्र। और किसके ऊपर थी ये, बुद्धिस्ट कल्चर के माना जा सकता है। 6 शीट ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। अब इन्होंने, जापान वालों ने और ज्यादा यूज करा। जापान वालों ने कैसे करा, पिक्चर प्रिंट करनी शुरू कर दी टेक्सटाइल। अच्छा, ये अगर पूछा जाए क्या है, इमेज बेस में आ जाए तो एक पेज सा अगर दे रखा है, इस पर थोड़ा थोड़ा जापानी से मैं लिख रहा होगा तो ये पेज है किसका, डायमंड सूत्रा नाम की बुक का ही पेज है। क्लियर है। तो जापान वाले में मेनली ध्यान रखना क्या है, ओल्डेस्ट जापानीज बुक 868 AD में कौन सी थी, डायमंड सूत्रा। इतना पहला ध्यान रखना है। नेक्स्ट चले, अब इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का मतलब इन्होंने कार्ड्स पे, पेपर मनी पे या फिर इन सारी जगह पर भी इसका प्रिंट की टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया। बाद में प्रिंट बहुत सस्ता भी हुआ और अबंडेंट यानी कि काफी मात्रा में लोगों तक पहुंचा है। प्रिंट ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिक प्रैक्टिस इन लेट 18th सेंचुरी इन फ्लोरिशिंग अर्बन सिटी सर्कल एट ईडो। ईडो क्या है, ईडो टोक्यो है, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, उसी का ही पुराना नाम ईडो था। तो सबसे ज्यादा ईडो में चली है ये, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है किटागावा ओटोमारो वाली। ये किटागावा ओटोमारो ईडो में जन्म हुआ है। इसकी फेमस आर्ट प्रिंट थी उकायो, ठीक है। उकायो क्या थी, पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड। पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमें हमारी दुनिया के सामने दिखे, यानी कि जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिपेंडेंट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पेशली अर्बन वंस, यानी कि जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं जो भी कुछ मुझे दिख रहा है मैं उसी को आर्ट फॉर्म में उतार दूँ तो वो हो जाएगा कैसी फॉर्म, उकायो प्रिंट फॉर्म मानी जाती है। तो जापान में दो चीज़ ध्यान रखने की क्या है, तो ये भी किटागावा ओटोमारो की प्रिंट फॉर्म है। जापान में दो चीज़ ध्यान रखने की क्या है, पहली बुक डायमंड सूत्रा जो हमें याद रखनी है, और दूसरा ये उकायो प्रिंट फॉर्म किसकी, किटागावा ओटोमारो की। क्लियर है। तो ये भी इसी की एक प्रिंट का फॉर्म है। इसमें इसने क्या बनाया है, एक मॉर्निंग का सीन बनाया है जहाँ पे सुबन कुबो दोबारा बनाया गया है। इसमें विंडो से एक देख रहा है स्नोफॉल हो रही है, साथ साथ वुमेन प्रिपेयर कर रही है, चाय बना रही है और डोमेस्टिक ड्यूटीज़ कर रही है। देखो एक व्यक्ति बैठ के स्नोफॉल देख रहा है, ये चाय बना रही है और बाकी सारे इसी तरीके से बैठे। तो एक रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने वाली फॉर्म, आर्ट फॉर्म क्या थी, उकायो, और किसके द्वारा बनाई गई थी, किटागावा ओटोमारो के द्वारा ये फेमस करी गई है। तो यहाँ पे था जापान का रोल। नेक्स्ट आते हैं सेकंड हेडिंग, प्रिंट कम टू यूरोप। अच्छा रिकॉल करते हैं पहले यहाँ तक। सबसे पहले हमने पढ़ा चाइना। चाइना में क्या हुआ, सबसे स्टार्टिंग प्रिंट की चाइना से हुई। उसमें भी कहाँ से होती है,
सबसे पहली बुक जो हमने देखी है वो देखिए अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक पतले पेपर की होती थी, थिन एंड पोरस शीट की होती थी, दोनों साइड नहीं लिख सकते थे तो इसलिए उसको स्टिच करके सील कर रख देते थे। ठीक है, अब चाइना में क्यों डिमांड बढ़ी? क्योंकि वे अपने ब्यूरोक्रेटिक्स का एग्जाम करा रहे थे, सिविल सर्विस एग्जाम करा रहे तो टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी, फिर मर्चेंट्स नेवी को उनकी जरूरत पड़ी है, और उसके बाद साथ साथ अर्बन कल्चर हुआ, रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी बन गई, इसलिए चाइना में डिमांड होती है। तो चाइना का प्रिंटिंग हब कौन सा बन जाता है? संघाई। नेक्स्ट आते हैं हम जापान पे। जापान में प्रिंट कहां से पहुंची? चाइना से ही। पूरे वर्ल्ड में कहां से पहुंच रही है? चाइना से ही। तो जापान में प्रिंट पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि वहां पर लेके गए थे बुद्धिस्ट लोग, तो सबसे पहले उन्होंने अपना ही कोई एक स्कल्पचर छाला जिसका नाम था डायमंड सूत्रा। ठीक है, उसके बाद किटागावा ओटोमारो कहाँ का व्यक्ति है? जापान का, और इसने कैसी आर्ट फॉर्म बनाई? उकायो नाम की आर्ट फॉर्म बनाई है। क्लियर है? अब आते हैं प्रिंट कम टू यूरोप। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे एशिया के, क्योंकि चाइना कहाँ है? एशिया में है ना। तो अब हमें प्रिंट कहाँ पहुंचाना है? यूरोप में। एशिया से यूरोप में। तो यूरोप और एशिया तो बहुत दूर है। अब अगर यूरोप में पहुंच गया तो इसका मतलब जो भी हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इटली, इसका मतलब सारी जगह पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले जरूरत है यूरोप के किसी एक में पहुंचना चाहिए। तो वो कैसे पहुंचा, उसका क्या इंट्रोड्यूस हुआ वो देखते हैं। 4th सेंचुरी, सिल्क एंड स्पीसीज फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। पुराने टाइम पे हमने देखा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ गए, सिल्क रूट के थ्रू से सिल्क और मसाले चाइना से वेस्ट में यानी कि यूरोप की तरफ जाते थे। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप विया द सेम रूट। तो उसी सेम रूट से अब रास्ता पता लग गया तो जो चीज नहीं बनेगी उसको भी तो लेकर जाएंगे। तो पहले मसाले और सिल्क जाते थे, अब चाइना वालों ने पेपर बना लिया, तो क्या करेंगे? उसी रूट से विया द सेम रूट चाइनीज पेपर रीच यूरोप। चाइनीज पेपर भी यूरोप में पहुंचा। यानी कि इसका मतलब क्या है? अभी तक प्रिंट टेक्नोलॉजी छोड़ो, यूरोप में पेपर भी नहीं था, तो पहले पेपर पहुंचा वहां पे। उसके बाद पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट केयरफुली रिटन बाय द स्क्रिप्ट्स। अब इसमें क्या काम करे? स्टार्टिंग में प्रोसेस होता था हाथ से लिखने का ही, तो पेपर जब पहुंचा तो उसने पॉसिबल करा प्रोडक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट को लिखना वो हुआ, और रिटर्न किसके द्वारा? स्क्राइब्स के द्वारा। स्क्राइब्स होते थे मुंशी, जो छोटे छोटे मुंशी दुकान पे बैठे रहते थे, वे लिखने का काम करते थे। अब मनुस्क्रिप्ट क्या है इसको अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पूछ चाहे स्टार्टिंग में अर्ली वाला स्टेज क्या हुआ है? सबसे पहले चाइना में बता देंगे। चाइना में हैंड प्रिंट से फिर जाता है वुड ब्लॉक पे, वुड ब्लॉक से डिमांड बढ़ती, फिर चाइना से पहुंचती है जापान में, और जापान में अपनी पहली बुक लिखते हैं डायमंड सूत्रा। ठीक है, और फिर वहां से पहुंचती है यूरोप में। यूरोप में कैसे? सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट के थ्रू पेपर पहुंचता है, और उसी पेपर में सबसे पहले वे मनुस्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। तो जो हमें अर्ली एग्जाम्पल्स मिले हैं वे हो जाएंगे हमारे ये वाले। अलग अलग पूछा जाए तो उनको हम लिख देंगे। क्लियर है? अब मनुस्क्रिप्ट क्या है इसको अभी थोड़ी सी देर में देखेंगे, क्योंकि नीचे दे रखा है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हो रहा बताया हमारा। अच्छा चलो वेलम भी देख लो। वेलम क्या है? अ पर्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल। जो एनिमल की स्किन से बनाया गया पर्चा होता था, यानी कि ये बोल सकते हैं चमड़े का कागज कह सकते हैं एक तरीके से इसको। तो वो क्या होता था? वेलम होता था। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रिंट सही तरीके से कैसे पूछा? इन 1295, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। 1295 में एक व्यक्ति था मार्को पोलो। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि मार्को पोलो ने कैसे यूरोप में प्रिंट को इंट्रोड्यूस कराया है, या मार्को पोलो का क्या रोल रहा है। तो इन 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली। वो इटली वापसी पहुंचता है, रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। यानी कि चाइना में घूमने के लिए आया था, घूमने के बाद काफी साल बाद वो कहां पे जाता है? वापसी इटली में पहुंच जाता है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा बात, एज यू रीड चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब तुम पहले ही पढ़ के आ चुके हो कि चाइना में इससे पहले 1295 से भी पहले ही क्या था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चल चुकी थी। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, एक तो वो यहाँ पे आया, यहाँ का कल्चर ही देखने के लिए आया है, तो वो अपने साथ कुछ नई चीज भी तो लेके जाएगा। तो वही काम करा, मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम। तो मार्को पोलो, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ब्रॉट दिस नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो ये नॉलेज थी वो अपने साथ वापसी लेकर गया। अब ये था कहाँ का? इटली का। तो इससे फायदा किसको मिलता है? इटली वालों को। इटालियन बिगिन प्रोड्यूसिंग बुक विद वुड ब्लॉक। इटालियन वालों ने वुड ब्लॉक के थ्रू से बुक छापना शुरू कर दी। अब उसी के बाद
दिस टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। अब क्योंकि हमने देखा था यूरोप, एशिया से यूरोप में आना तो बड़ी बात थी, लेकिन यूरोप के आसपास वाले शहरों में तो चली जाएगी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो जब हम क्या करा, अब इटली में पहुंच गई तो इटली से फ्रांस, जर्मनी में भी चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा किसका पार्ट, मार्को पोलो वाला पार्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो पहले हैंड प्रिंट वाला चल रहा था, मनुस्क्रिप्ट वाला चल रहा था, वो शिफ्ट हो जाता है किस पर, वुड ब्लॉक वाली टेक्नोलॉजी पर, वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। हो जाएगा इतना, मार्को पोलो के बारे में कराया। नेक्स्ट, लग्जरी एडिशन वर स्टिल हैंड रिटन। अब कुछ जो लग्जरी एडिशन थे वे अभी भी हाथों से लिखे जा रहे थे ऑन एक्सपेंसिव वेलम, वेलम पर। वेलम क्या था वो हमने देख लिया। मीन फॉर एस्ट्रोक्रेटिक सर्कल एंड रिच मोनेस्टिक। और ये क्या मानते थे, वेलम वाले मानते थे कि हमारा जो है ये पेपर है महंगा, क्योंकि चमड़े वगैरह से बन रहा है, तो ये केवल किसको है, एरिस्टोक्रेटिक लोगों को रहेगी या फिर चीफ मोनास्टिक लाइब्रेरी वालों को रहेगी। बाकी को वे मानते थे चीफ वल्गैरिटी की, बाकी तो चीप, सस्ती, वल्गर, बेकार बुक है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीज, मर्चेंट एंड स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी टाउन बोर्ड द चीपर प्रिंटेड बुक। क्योंकि मर्चेंट्स को और स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा बुक की जरूरत पड़ेगी, महंगी वे ले नहीं सकते। अब काम तो वही करेगा, महंगी ले लो या सस्ती ले लो, 20 रुपये वाला पेन ले लो, 100 रुपये वाला ले लो, लिखने का ही तो काम करेगा, ठीक है। तो वही चीज़, तो बिकी कौन सी सबसे ज़्यादा, चीपर्स बुक चलनी शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट, As the demand for book increase, bookseller all over Europe began exporting book to many different country। अब क्योंकि बुक की डिमांड भी बढ़नी शुरू हुई है, तो जो यूरोप के थे उन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, वहाँ से बुक छाप कर बाकी अदर कंट्रियों में भी बुक भेजना शुरू करी। बुक फेयर्स वर हेल्ड, बुक फेयर्स भी लगाए गए, जैसे करंट के टाइम पर भी तुमने देखा होगा न्यू दिल्ली में अभी जनवरी में ही बुक फेयर लगा था। बुक फेयर्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप की बुक्स थी जो कहीं कहीं वर्ल्ड से किसी फेमस राइटर के, सारी एक जगह तुम्हें आकर मिल जाएगी। A production of hand-written manuscript was also organized in new way to meet expanded demand। manuscript को भी क्या करा गया, नए तरीके से जो expanded demand थी उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करा गया कि और ज़्यादा लिख सके। तो होगा कैसे, स्क्राइब जो थे और स्किल हैंड रिटर वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंस पैट्रोन बट इंक्रीज बाय बुक सेलर एज वेल। तो अब क्योंकि मनुस्क्रिप्ट को लिखने का काम करते थे स्क्राइब्स, मुंशी, तो इन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने हायर करने शुरू कर दिए, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो इन्होंने हायर करने से डिमांड शुरू करे। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। तो एक बुक सेलर के लिए 50 से भी ज़्यादा मुंशी काम करते थे जो बुक छापने के लिए तैयार रहते थे। अब इसमें आता है ये यहाँ से, यानी कि अगर हम बात करें इटली में मार्को पोलो से पहले, इटली में मार्को पोलो से पहले कैसी चलती थी, क्योंकि चाइना से पेपर आ चुका था तो पेपर पर हैंड रिटन वाली स्टार्ट हुई थी और उसी हैंड रिटन वाली टेक्निक को बोला जाता था मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मनुस्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाए कि मनुस्क्रिप्ट क्या है, व्हाट वाज द मनुस्क्रिप्ट और इसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, अब हमें ये देखनी है। सबसे पहली बात, मनुस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक। कमियां क्या थी, पहली बात अगर पूछा जाए मनुस्क्रिप्ट क्या है, मनु का मतलब होता है हैंड, मनु का मतलब क्या होता है हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो ये क्या होती थी, वे बुक जो हाथ से लिखी गई हो, दोज बुक्स और कॉपीज हु आर रिटन बाय द हैंड्स, उनको क्या बोलते थे, मनुस्क्रिप्ट बोलते थे। अब इनमें लिमिटेशन क्या रही, यही क्यों नहीं चलती रही आगे आने वाले टाइम पे। पहली इंडिकेशन, कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक। जो बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी उस बढ़ती डिमांड को ये पूरा नहीं कर सकती थी। क्यों, क्योंकि हमने देखा है एक ये इसे लिख कौन रहा है, व्यक्ति लिख रहे हैं, तो एक व्यक्ति दिन में 50 पेज लिख लेगा, 100 पेज लिख लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता ना, तो एक लिमिट हो गई। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो एक दिन में बहुत प्रिंट कर सकती है, लेकिन व्यक्ति ज़्यादा नहीं लिख सकता, तो कितने भी हायर कर लो उतनी ज़्यादा डिमांड पूर्ति है नहीं कर सकते। पहली लिमिटेशन तो ये थी। दूसरा, कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमर्स बिजनेस। जो अगर इन्हें कॉपी भी करे तो ये बहुत महंगा पड़ जाता था, क्योंकि हमें हायर करने पड़ेंगे, अलग अलग मजदूर चाहिए और साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तीसरा, इनकी कमी क्या क्या थी, मनुस्क्रिप्ट वर फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब ये बहुत नाजुक होती थी, क्योंकि कागज पे लिखी जा रही है, पतले कागज पे लिखी जा रही है, तो ये क्या होंगे, कागज जल्दी खराब हो जाएंगे। ऑकवर्ड टू हैंडल, इन्हें संभालने में भी बहुत मुश्किल होती थी, और कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रीड इजीली।
क्योंकि बहुत नाजुक होती थी, तो ऐसा नहीं कि हम इन्हें साथ में लेके घूमते रहेंगे। तुमने देखा होगा, अगर हल्का कागज है उसे साथ साथ लेके घूम रहे हो, वो जल्दी मुड़ जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर बढ़िया पेपर की बुक है उसे तुम कहीं दूर तक ले जाओ, वो खराब नहीं होती है। तो ये इनकी कमियां थी। देयर सर्कुलेशन देयर रिफोर रिमेन लिमिटेड, इस कारण से इनका जो सर्कुलेशन था वो क्या रहा, कम रहा। With the growing demand for book, woodblock printing gradually become more and more popular। तो growing demand for books को देखते हुए woodblock printing gradually क्या हुआ, और ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया। क्योंकि इनकी ग्रोइंग डिमांड्स बढ़ रही है, ये डिमांड की पूर्ति नहीं कर पा रही है मनोस्क्रिप्ट, तो क्या हुआ, प्रिंट कल्चर और पॉपुलर हो रहा है। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक वर बीइंग यूज्ड इन प्रिंट टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड। अब 15th सेंचुरी तक आते आते वुड ब्लॉक की और भी ज़्यादा बढ़ने लगे यूरोप में। कैसे, टेक्सटाइल कपड़े पर प्रिंट करने लगे, कार्ड्स जो छपते थे उन पे प्रिंट करने लगे, रिलीजियस पिक्चर्स छापने लगे, और साथ साथ सिंपली ब्रीफ टेक्स्ट वगैरह भी छापने लगे। तो इसलिए देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ द न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। द ब्रेक थ्रू ओकर्ड एट स्ट्रैसबर्ग। अब हमें क्या पता लगा कि हमें नई टेक्नोलॉजी की तो जरूरत पड़ेगी अगर अभी भी हमें डिमांड को पूरी करनी है। तो डिमांड को पूरी करने के लिए क्या आया, द ब्रेक थ्रू ओकर्स। ये ब्रेक थ्रू लेके आता है एक व्यक्ति स्ट्रैसबर्ग जर्मनी का रहने वाला। अब एक चीज ध्यान रखनी है, हमने अभी तक एक व्यक्ति का नाम पढ़ा है मार्को पोलो का। ये कहाँ का था, इटली का, ठीक है। तो इसका काम क्या करा इसने, चाइना से इटली में प्रिंट टेक्नोलॉजी को पहुंचाया है। कौन से ईयर में, 1295 में। दूसरा व्यक्ति का हम नाम पढ़ रहे हैं जोहान गुटनबर्ग। तो जी से ही ध्यान रखना है, गुटनबर्ग कहाँ का है, जर्मनी का, ठीक है। गुटनबर्ग कहाँ का है, जर्मनी का। तो इसने एक नई प्रिंटिंग बनाई, प्रेस बनाई है। कौन से ईयर में बनाई है, 1430 में, ठीक है। तो प्रिंटिंग में एक नया रिवॉल्यूशन लाने का काम करा है जोहान गुटनबर्ग ने। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनकर आता है। फैक्ट बेस की अगर हम बात करिए, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी शकल ही ध्यान रखनी है। ये मूछू सा बाबा, दाढ़ी वाला, अलाउद्दीन खिलजी टाइप का अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो ये कौन है, ये कौन है, जोहान गुटनबर्ग ही है। उसी की एक पिक्चर बनाई गई है 1584 में, ठीक है। अब इसने क्या ऐसा कमाल करा कि ये पहुंचा। पहली बात, ये था कौन, गुटनबर्ग वाज द सन ऑफ मर्चेंट, एक व्यापारी का बेटा था। ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट, एग्रीकल्चर में काम करके बड़ा हुआ है। फ्रॉम ही चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। अपने बचपन से ही इसने क्या देखा था, वाइन एंड ओलिव प्रेसेस देखा था, ओलिव की पत्तियां देखी थी। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, इसने स्टोन्स को पॉलिश करना भी सीखा, क्योंकि ये क्या था, बाद में मास्टर गोल्ड स्मिथ बना है। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार बना है। तो इससे इसे फायदा मिला, इसने अपनी सारी जो बचपन से चीज़ सीखी थी ना, सारी लगा दी टेक्नोलॉजी बनाने में। फिर आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड यूज श्रिंकलेट। अब क्योंकि जैसे तुमने गहने वगैरह बनते हुए देखे होंगे तो उनमें तुम्हें अलग अलग शेप होते हैं, हर गहने का अलग डिजाइन होता है ना, तो वे डिजाइन भी तो एक आर्ट फॉर्म हो गई, तो वो उसको बनानी आ गई। ड्रॉइंग ऑन दिस नॉलेज, अब उसने इस अपनी नॉलेज का यूज करा। गुटनबर्ग अडोप्टेड एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन, अपना इनोवेशन तैयार करने के लिए। द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। पहला जिसने ओलिव प्रेस थी उसको प्रोवाइड करा मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस का, यानी कि इसके से इसने उठाए कलर। दूसरा, मोल्ड वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर लेटर ऑफ अल्फाबेट। मोल्ड होता है जो शेप्स वगैरह देते हैं, उसका इसने यूज करा कि जब मैं गहने बना सकता हूं तो अल्फाबेट के शेप भी तो बना सकता हूं। तो उससे इसने बनाई अपनी अल्फाबेट लेटर्स की शेप, कैसे वाली, मेटल टाइप्स में। तो बाय 1448 गुटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, उसने अपना सिस्टम तैयार करा। और फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में, कि गुटनबर्ग ने सबसे पहली प्रिंट जो पेश करी थी, अपनी छापी थी बुक, वो कौन सी थी, बाइबल थी। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 ईयर टू प्रोड्यूस दैम। 180 कॉपी को प्रिंट बनने के लिए भी 3 साल लगे। हालांकि है तो अब भी स्लो प्रिंटिंग, लेकिन पुराने टाइम से थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, तो उन्हें भी एक रिवॉल्यूशन लगा। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन, उस टाइम के हिसाब से ये फास्ट प्रोडक्शन थी। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। अभी तक भी लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है वो बुक्स बाय हैंड को रिप्लेस नहीं कर पाई, ये तो अब तक भी नहीं हो पाई है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास नोट्स हैं, पीडीएफ है, अब तो ऑनलाइन भी आ गए, सारी चीज़ आ गई। कॉपी में तो अब भी तुम खुद लिखते हो या नहीं लिखते? तो हैंड प्रिंट वाली तो जीवन भर खत्म होनी ही नहीं। क्यों नहीं होनी? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लिखते लिखते अपने बेसिस पर थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट करके उस बेसिस पर सोल्व कर लेते हैं। तो वही काम वो है कि गुटनबर्ग की टेक्निक आने के बाद भी नहीं हुआ चेंज। तो अगर हम बात करें इसका क्या था, गुटनबर्ग ना
गोल्ड स्मिथ था। दूसरा इसने क्या करा, अपने जो ट्रिंकलेट मोल्ड वाले थे उनसे अल्फाबेट लेटर बनाए और ओलिव प्रेस से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे इसने क्या काम करा कि अपनी एक नई टेक्नोलॉजी तैयार करी। और पहली बुक इसने छापी अपनी 1448 में बाइबल्स। ईयर ध्यान रखना, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए 1295 में मार्को पोलो आता है, फिर बाइबल्स की प्रिंट होती है। नेक्स्ट चले। In fact, the printed book at first closely resembled the written manuscript in appearance and layout. बल्कि जो इसकी सबसे पहली बुक थी वो देखने में सेम ही लगती थी जैसे हम मनुस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अपीयरेंस और लेआउट में, आसपास के अपीयरेंस और लेआउट में। द मेटल लेटर इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल, क्योंकि जो उसने जो बनाए थे लेटर्स उस पर वे खुद हैंड रिटन की फॉर्म में बनाए थे, मोल्ड शेप दी थी, वो हाथ से लिख के दी थी। तो बॉर्डर वर इल्यूमिनेटेड, साथ साथ जो बॉर्डर्स थे पेज के वो सजाए जाते थे बाय हैंड विद फॉलेज एंड अदर पैटर्न एंड इलस्ट्रेशन और पेंटिंग। अभी नेक्स्ट पेज पे इसका वो दिखाऊंगा तुम्हें, देखो देख ही लेते हैं पहले। ये देखो, ये गुटनबर्ग की प्रिंटिंग पेज का एक पेज है। अब इसमें क्या दे रखा है, जैसे तुम आज के टाइम पे फाइल नहीं बनाते तो बॉयज़ को क्या होता है, बॉयज़ को तो सजावट करनी आती नहीं, गर्ल्स को तो आती है। बॉयज़ क्या करेंगे, सजा सजाया वाला पेज ले आएंगे। वो ऐसा होता है कि साइड साइड में उसमें डिजाइन बना रहेगा और बीच में जगह खाली छोड़ देंगे लिखने के लिए। तो यही था, ये बीच में प्रिंट करता था और साइड बाय साइड वाली क्या थी, जगह खाली छोड़ देता था। और साइड बाय साइड पेज पे जो ये डिजाइन बनते थे ये बनाते थे कोई दूसरे व्यक्ति, ठीक है। तो इसलिए देखने में भी ऐसा लगता था कि ये कोई प्रिंट होके नहीं आया, ये ऐसा लग रहा है कि कोई मनुस्क्रिप्ट ही हो, किसी द्वारा व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखकर तैयार करा गया हो। तो इन द बुक प्रिंटेड फॉर द रिच स्पेस, तो ये क्या करते थे, बीच में स्पेस छोड़ देते थे। फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज, ईच परचेज कुड चूज द डिजाइन। अब इससे क्या फायदा होता था, हर पेज पर एक तो हर परचेजर के पास वैरायटी हो गई, अलग अलग डिजाइन के पेज मिल सकते हैं, साथ साथ वे उस पर कुछ भी अलग से छपवा सकते हैं। इन द 100 ईयर बिटवीन 1450 एंड 1550, अब 100 साल में प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। जो इसने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी वो मोस्ट कंट्री ऑफ यूरोप में पहुंच जाती है। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्री, जो जर्मनी से अदर कंट्री में भी गए उन्होंने प्रेसेस को छापना शुरू करा। द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम। द सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, सेकेंड हाफ का मतलब 1550 से बाद का। 20 मिलियन कॉपीज ऑफ द प्रिंटेड बुक फ्लडेड इन द मार्केट ऑफ यूरोप, 20 मिलियन बुक इसमें छपी है। द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी अबाउट 200 मिलियन कॉपीज, और 16th सेंचुरी में ये और ज़्यादा बढ़ गई, ये कितनी हो गई, 200 मिलियन कॉपी छपना शुरू हो गई। और इससे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिक प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। तो अगर इसकी भी बात करी जाए, इसका भी ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है, गुटनबर्ग के द्वारा ही बनाई गई है। तो इसका मतलब भी क्या पूछ रहा है, ये टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन कैसे आया, क्योंकि गुटनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग वो लाई जिसमें 180 पेज 3 दिन में छाप देते थे, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते 20 मिलियन कॉपी बढ़ी, फिर लास्ट में 200 मिलियन तक हो जाती है। क्लियर है, ये उसकी गुटनबर्ग द्वारा बनाई गई प्रिंटिंग प्रेस का डायग्राम है। ये देखो, ये प्लेटन है, नीचे हैंडल है, देखो कितना मुश्किल लग रहा है काम। स्क्रू है, स्क्रू से घुमाकर इसको उतारना होता था, ये स्क्रू घुमाएगा हैंडल से पकड़ के। ये प्लेटन है, प्लेटन पे नीचे क्या होते थे, लेटर छपे होते थे। तो जैसे ये घूमेगा ये नीचे जाके इस पेज पर क्लिक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसके नीचे लेटर है वो सारे नीचे पेज पर छप जाएंगे, बाद में उस पेज को निकाल लेंगे। क्लियर है, तो गुटनबर्ग वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। पेज ऑफ गुटनबर्ग बाइबल्स, ये गुटनबर्ग के बाइबल्स का एक पेज है, और ये भी एक उसी की ही इमेज दे रखी है। अब प्रिंटिंग वर्कशॉप 16th सेंचुरी, अब इसमें प्रिंटिंग वर्कशॉप पे काम करते हुए लोग बाग दे रखे हैं। जैसे इसमें कंपोजिटर है, कंपोजिटर क्या है, ऑल द एक्टिविटी आर गोइंग, मतलब पूरा का पूरा काम एक ही उस पर हो रहा है। कंपोजिटर फोरग्राउंड में कंपोजिटर है, राइट में, ठीक है, और लेफ्ट में गैलीज है। प्रिपेयर द इंक इज बीइंग अप्लाइड ऑन द मेटल टाइप्स। अब ये क्या काम करता है इनका, कंपोजिटर द पर्सन हु कंपोज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, जो टेक्स्ट कंपोज कर रहा है कि क्या क्या हमें प्रिंट के लिए टेक्स्ट लिखना है। गैलीज का काम था मेटल फ्रेम इन विच टाइप आर लेड एंड द टेक्स्ट कंपोज, उसके लिए मेटल फ्रेम तैयार करना और जिस पे टेक्स्ट लिखा जाए वो कंपोज करके प्रिंट हो सके। क्लियर है, अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। तो सम अप कर ले एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा चाइना, चाइना में भी सबसे मेन हमें ध्यान रखना है अकॉर्डियन बुक, और दूसरा कि चाइना में डिमांड कैसे बढ़ी। तो चाइना में डिमांड कैसे बढ़ी वो हमने 6-7 पॉइंट जो देखे थे वो कर चुके। फिर आता है जापान, जापान में क्या होता है, जापान में हमने पढ़ी है फेमस बुक डायमंड सूत्र बुद्धिस्ट वालों की। उसके बाद
उकायो आर्ट फॉर्म हमने पढ़ी है। नेक्स्ट अगर हम चलें फिर आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप में प्रिंट में पेपर पहुंचता है चाइना से। चाइना से कैसे? सिल्क रूट के थ्रू, ठीक है, चाइना से सिल्क रूट के थ्रू पेपर पहुंचता है। फिर वहां पर एक व्यक्ति है मार्को पोलो, जो 1295 में इटली में जाता है और इटली में वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है। तो वहां पर वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग कहाँ का व्यक्ति है? जी से ही ध्यान रखना है, कहाँ का है? जर्मनी का। तो ये अपना मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया, जिससे प्रिंट टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा ब्लूम अप आता है और ये और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो यहाँ तक का हम एक फेज कवर कर चुके हैं। क्लियर है? पर नेक्स्ट हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट इम्पैक्ट। तो 2 पेज हम इसके पढ़ चुके हैं, 2 टॉपिक तक हम कर चुके हैं। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पर। तो थर्ड हेडिंग है द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट इम्पैक्ट। द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट इम्पैक्ट की बात करें कि अब प्रिंट रिवॉल्यूशन तो हमने देख लिया कि स्टार्ट हो चुका है। प्रिंट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो प्रिंट से एक आंदोलन चलना शुरू हुआ है, अलग अलग वेरिएशन आनी शुरू हुई है, अब उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, प्रभाव क्या पड़े हैं। देखो, व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन? इट वॉज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक। ये केवल एक डेवलपमेंट नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि हम नया तरीका ढूंढ लिया हमने बुक प्रोड्यूस करने का। ये क्या था? इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल। इसने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है। चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उन्हें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलनी शुरू हुई है, एंड विद इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शन। ये लोगों के परसेप्शन, विचारधारा को भी बदलता है और ओपन अप करता है न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग। लोगों को न्यू आइडिया सोचने की तरफ। जैसे मान लो तुम साइंस वगैरह में पढ़ के आए हो, तो तुमने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोर का मॉडल आया, अलग अलग मॉडल आए ना। तो उससे क्या हुआ है? पहले एक ने एक बात बताई थी, दूसरे में कुछ थोड़ी सी कमी लगी, उसने नया एडवांस दिया। तो वो क्या होता है? न्यू वे ऑफ थिंकिंग्स का हमने जनरेट करा है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। एक न्यू रीडिंग पब्लिक जनरेट होकर आई है हमारे पास, जिसमें विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक। तो न्यू रीडिंग पब्लिक क्यों बढ़कर आई है? पहला पॉइंट, क्योंकि प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक। जो कॉस्ट ऑफ बुक थी वे सस्ती हो गई। दूसरा, द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन एंड मल्टीपल कॉपीज कुड टू बी प्रोड्यूस विद ग्रेटर ईज। और अलग अलग, क्योंकि टाइम कम हो गया और इसलिए क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो सकती है। बुक फ्लडेड इन द मार्किंग रीचिंग आउट टू द एंड एवर ग्रोइंग रीडरशिप। तो बुक जो है मार्केट में बाढ़ की तरह पड़ी रहने लगी कि रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, की जितने भी रीडरशिप पढ़ने वाले लोग उभर कर आए हों, उन सबको आराम से बुक मिल रही थी। एक्सेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब क्योंकि सबके पास बुक का एक्सेस हुआ, तो एक नया कल्चर उभर के आया, और वो उभर के आया रीडिंग का, पढ़ने वाला। अर्लियर रीडिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट। स्टार्टिंग में रीडिंग जो थी वो केवल एलाइट्स लोगों के लिए थी, जो क्या थे? राजा के वर्ग में से थे। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो कॉमन पीपल थे वे किस पर डिपेंड थे? केवल और केवल ओरल कल्चर पे। ओरल कल्चर का मतलब सुनने वाले पे, कि पढ़ तो वे सकते नहीं क्योंकि उन पे पढ़ना नहीं आता। पढ़ेंगे कौन? एलिट्स वर्ग वाले। वे उन्हें सुनाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे। तो वे किस पर डिपेंड हुए? ओरल कल्चर्स पर डिपेंड थे। दे हैड सेक्रेट टेक्स्ट रेड आउट। उन्होंने अलग अलग सेक्रेट टेक्स्ट पढ़े और बैलाड्स रिसाइटेड। बैलाड्स क्या था? देख लो, इसे भी यहाँ पे दे रखा है। A historical account और folk tale in verse usually sung or recited। जो हिस्टोरिकल अकाउंट वगैरह होते थे या फोक टेल, किसी की लोक कथाएं सुनाई जाए, किसी स्टेट की, किसी राज्य की स्पेशल फोक टेल ही कथा होती थी, उसको संग करके, गाना गा के, रिसाइट करके, दोहरा कर सुनाया जाए। ठीक है, तो ये क्या था? सबसे पहली बात, एलिट्स केवल पढ़ सकते थे और बाकी सब ओरल कल्चर पे डिपेंडेंट थे। नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली। जो नॉलेज थी वो ओरली दी जाती थी, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो, सुन तो सकते हो, तो अगर मुझे कुछ बात तुम्हें बतानी होगी तो मैं बोल के बता दूंगा। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी। तो लोग एक साथ ग्रुप में बैठकर, जैसे पुराने टाइम पे दादाजी बाबा जी के पास सारे बच्चे चले जाते थे और वे कहानी सुनाते थे ना, तो वो कल्चर चलना शुरू हुआ। और एज यू विल सी इन चैप्टर 8, दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। तो लोग अभी इंडिविजुअली बुक नहीं पढ़ पा रहे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक वर नॉट एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। क्योंकि प्रिंट से पहले बुक महंगी तो नहीं थी इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा, एक तो महंगी थी, दूसरा इतनी ज़्यादा नंबर में वे प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती थी कि सबको वे मिल जाए। न बुक कुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल इफ अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक नव रीडिंग पीपल कम्प्लीट इन टू द बिग। तो अगर पहले की बात करें हम, दूसरा चेंज क्या आया प्रिंट से, कि जो पहले केवल हियरिंग पब्लिक थी, सुनने वाली पब्लिक थी,
अब वे कैसी बन गई, रीडिंग पब्लिक बन गई, क्योंकि उन्हें भी पढ़ना लिखना आ गया और वे भी पढ़ सकते हैं। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, लेकिन ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था। बुक कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट। अब हमने कह तो दिया कि बुक तो छप गई, लेकिन बुक छप गई, पढ़ कौन पाएगा, पढ़ना भी तो आना चाहिए। इसलिए बुक कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही पढ़ी जाती थी। एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री आर वेरी लो, और क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का वर्ग बहुत ही कम था। However, then could publisher persuade the common people to welcome the printed book? तो to do this had to keep in the mind, अब ये ध्यान में रखने के लिए वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड बुक, कि हमें जो है अपनी बुक को वाइडर रीच करनी है, ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। इवन दोज हु कुड नॉट रीड एंटरटेनली एंजॉय लिसनिंग टू बुक्स बीइंग रीड आउट, सो प्रिंटेड बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बलाड। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो पढ़ नहीं सकता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम नहीं पढ़ोगे, मैं तुम्हें कह दूं एक कहानी पढ़नी है, तुम पढ़ने शुरू कर दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखा पब्लिशर ने, उन्होंने क्या करा कि हमें वाइडर रीच पहुंचानी है, ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए वो करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो प्रिंटर बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलाड्स, तो उन्होंने प्रिंटर्स ने क्या करना शुरू करा, पॉपुलर बैलाड्स को पब्लिश करना शुरू करा, लोक कथाएं लिखनी शुरू करी। और सच बुक विड बी प्रोफ्यूज इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर, और ऐसी बुक्स को कैसे बनाया गया, पिक्चर के साथ इलस्ट्रेट करा गया। अगर मैं तुम्हें बिल्कुल एक सिंपल नोट्स दे दूं, एनसीईआरटी अगर तुमने देखी होगी अलग अलग डायग्राम बनाते हुए आ रही है, इमेज बनाते हुए देती है। ऐसा क्यों है, कभी कार्टून दे दी, कभी कुछ दे दी, ताकि तुम्हारी क्यूरियोसिटी जागती रहे कि तुम कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो वही काम इन्होंने करा कि केवल नोट्स नहीं लिखने, छपाना नहीं है, हमें पिक्चर्स भी ऐड करनी है, कुछ फनी चीज भी ऐड करनी है। अब दीज वर द संग्स एंड डिसाइडेड गैदरिंग इन द विलेज एंड इन टैवर्न्स इन द टाउन। तो ये क्या काम करा गया, जो ये बैलाड्स और फोकटेल्स थी, ये टैवर्न्स में जोर से गाकर बताई जाने लगे। अब टैवर्न्स क्या है, प्लेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक एल्कोहल। देख रहे हो काम, जहां पर लोग अल्कोहल पीने के लिए इकट्ठे होते थे, वहां पे पढ़ाई का इतना क्रेज हो गया कि वहां पर अल्कोहल पीते पीते क्या सुना रहे हैं, फोकटेल और बैलाड सुना रहे हैं। तो ये एक प्रिंट कल्चर का इफेक्ट देखने के लिए मिला है। तो वहां पे मतलब दारू वगैरह के साथ साथ उन्हें कहानी भी सुनाई जाती थी। ओरल कल्चर हैज एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटिंग मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। तो ओरल कल्चर प्रिंट में एंटर करा और इससे ओरली ट्रांसमिटेड होता है। द लाइन दैट सेपरेटेड बाय ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकम ब्लड। जो लाइन एक खिंची हुई थी, अब क्योंकि लोग पढ़ने लिखने भी लगे, तो जो एक लाइन खिंची हुई थी कि केवल ओरल वाले जो सुन के पढ़ेंगे और रीडिंग वाले जो खुद से पढ़ सकते हैं, वो उनके बीच का गैप ब्लर होने लगा। एंड द हियरिंग पब्लिक आर रीडिंग बिकम एंड रीडिंग पब्लिक बिकम इंटरमिगल्ड। तो इसका मतलब जो हियरिंग पब्लिक थी और रीडिंग पब्लिक थी, वे आपस में मिक्स होने लगी। अब ऐसे भी लोग आने लगे जो मिलजुल कर पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये प्रिंट कल्चर का एक इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट, अब प्रिंट कल्चर के फायदे तो हमने देख लिए कि अब तक ओरल कल्चर पे डिपेंड थे, नॉलेज बढ़ी, सारी चीज बढ़ी, तो उसमें कुछ एक और इफेक्ट भी तो आएगा। इफेक्ट क्या आएगा? सेकंड, अगर हम बात करें रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, कि रिलीजियस को रिलेटेड डिबेट बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि जब लोग लिख रहे हैं तो सबसे मेन चीज उनकी आती है धर्म। अब धर्म पे उन्होंने लिखना शुरू करा तो कुछ को वो बात सही लगेगी, कुछ को गलत लगेगी। और उसके साथ साथ प्रिंट को एक फियर में जोड़ दिया कि अब ऐसा ना हो कि जो छापना हमने नॉलेज के लिए करा था वो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दे और वे अपने धर्म के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिए। तो एक फियर की जैसी सिचुएशन क्रिएट होकर आई। जैसे इसमें से क्या होता है, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडिया। अब क्योंकि प्रिंट ने तो आइडिया भी पहुंचाए एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन है। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद द एस्टैब्लिश अथॉरिटी कुड नो प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडिया। वे व्यक्ति भी जो एस्टैब्लिश अथॉरिटी से एग्री नहीं करते थे, वे भी अपने आइडिया को लिख सकते थे। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज they could persuade people to think differently and move them to action. This had significance in different sphere of life. तो इससे क्या हुआ, एक अलग स्पेस ऑफ लाइफ उभर कर आया। अब दूसरी चीज, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक। हर व्यक्ति को प्रिंटेड बुक अच्छी नहीं लगी। एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर अबाउट इट, और उन्हीं को फियर भी हुआ कि अब प्रिंट कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। Many were apprehensive of the fact that the easier access to the printed world and wider circulation of book could have on people's mind. It was feared that if there was no control, उनके दिमाग में एक फेयर था, अगर प्रिंट पर कोई कंट्रोल ना हुआ तो रिबेलियस यानी कि क्रांतिकारी या इररिलीजियस अधार्मिक थॉट भी बहुत तेजी से फैलेगी।
इफ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, जो वैल्यूएबल लिटरेचर है वे भी खत्म होते चले जाएंगे। एक्सप्रेस बाय रिलीजियस अथॉरिटी एंड मोनार्क, अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, जैसे हम फ्रांस में देख के आए थे, चर्च चल रहा था और राजा रानी का शासन था, तो वहां पे नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं को ही हुआ। कैसा हुआ, रिलीजियस अथॉरिटी का नुकसान होना शुरू और मोनार्क को। एज मैनी राइटर एंड आर्टिस्ट दैट एंजाइटी वाज द बेसिस ऑफ वाइड स्टेज क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगन टू सर्कुलेट, तो जो नए राइटर आए उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू करा जो अथॉरिटी पहले से स्टैब्लिश थी या राजा रानी का शासन था, और एक चीज होनी शुरू हो गई, वाई। अगर हमसे पूछा जाए कि राजा रानी का शासन सबसे बढ़िया होता है तो उन्होंने पूछा क्यों, डेमोक्रेसी भी तो बेटर है। फिर उनसे पूछा जाए राजा रानी लोगों के लिए ये नहीं करते, तो उनसे पूछा गया क्यों नहीं करते। फिर पूछा जाए धर्म में तुम्हें इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, तो उसने कहा कहाँ लिखा है ये चीजें। तो एक क्वेश्चनिंग कल्चर उभर के आया, क्योंकि अब लोगों के पास नॉलेज हो गई। अब वे केवल उस पर डिपेंड नहीं है कि जो बड़े लोगों ने बता दिया उसको सुन के मान लिया। अब जहाँ एक रीजनल अप्रोच शुरू हो जाती है वहाँ लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो इसी को लोगों को फियर भी होगा। लेट अस कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्पेयर। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है इन 1517। ये थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से पूछा जाता है। 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर था, यानी कि रिलीजियस का मतलब धार्मिक और रिफॉर्मर का मतलब सुधारक था। इसने क्या करी, अपनी 95 थीसिस करी, 95 थीसिस लिखी, क्रिटिसाइज मैनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। इसने रोमन कैथोलिक चर्च के क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी कमियां बताते हुए अपनी 95 थीसिस लिखी। उसमें अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन चर्च डोर इन विटरबर्ग। इसने अपनी एक प्रिंटेड कॉपी चर्च के दरवाजे पर लगा दी। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया, और साथ साथ चर्च को चैलेंज कर दिया कि जो उसके आइडिया है उनके साथ डिबेट करो, कि अगर तुम्हें लग रहा है मेरे आइडिया गलत है तो तुम इनकी जवाब दो। लूथर राइटिंग और इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। अब वो लोगों को भी अच्छी लगी तो वो तेजी से फैली। दिस लीड टू डिवीजन विद इन द चर्च एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब इससे क्या हुआ, चर्च में फूट पड़ गई, डिवीजन हो गया और दो हो गए। यानी कि अब से पहले मार्टिन लूथर को सामाजिक सुधारक क्यों, धार्मिक सुधारक क्यों बोला गया, क्योंकि चर्च पे सारे डिपेंडेंट थे, चर्च सुप्रीमेसी मानने वाले थे, तो वे थे सारे। अब दूसरा दो धर्म में बदल गया, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो कैथोलिक वाले तो वे हो गए जो मानते कि चर्च की सुप्रीमेसी है, चर्च ने जो बात कह दी वो सही है, और प्रोटेस्टेंट वाले हो गए कि ईसा मसीह की और जो मतलब उनकी एक रिलीजियस गुरु की बातें मानने लगे और वे रीजनिकल अप्रोच पे चलने लगे कि ऐसा है तो क्यों है। तो जो ईसाई धर्म था वो दो टुकड़ों में बट गया। तो इफेक्ट दिख रहे हो, जो फियर था कि धार्मिक पर भी क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे और लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे, तो इसने उसी के बीच, ईसाई धर्म के बीच भी एक नया धर्म उड़ा दिया कि हम दो हिस्से में, एक जो सिर्फ चर्च की मानेंगे वे कैथोलिक, और जो ईश्वर को मानेंगे वे क्या होंगे, वे प्रोटेस्टेंट वाले। तो लूथर ट्रांसलेशन द न्यू टेस्टमेंट सोल्ड 5000 कॉपी विद इन अ फ्यू वीक एंड सेकंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 मंथ। तो उसकी पहली कॉपी ही 5000 कॉपी से ज़्यादा बिक गई पहले हफ्ते के अंदर अंदर, और तीसरी उसने तीसरे महीने के बाद लेकर आया। डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट। अब उससे क्या हुआ, ये वो अपनी चीज एक्सप्लोर कर पाया, इतनी सारी नॉलेज दे पाया, किस लिए, प्रिंट के कारण। इसलिए लूथर ने कहा है प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये क्योट्स किसका है ये भी पूछा जाता है। तो प्रिंटिंग को अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड किसने बोला है, फिर लूथर ने ही बोला है। Several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and help spread the new idea that to be reformation। तो अलग अलग इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट करा और कहा कि हाँ धर्म में सुधार की जरूरत थी, हमें केवल अंधविश्वास पर नहीं टिकना था। क्योंकि आधा क्या होता है कि रिलीजियस में बुक में कुछ और बात लिखी है और धर्म गुरु से अपने वे से घुमा फिरा कर बताना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्रिटिकल अप्रोच चुनकर रियल में खुद से पढ़कर वे चीज़ें जाननी है क्या वे सही हैं या गलत है। क्लियर है। तो मार्टिन लूथर वाला आया हो जाएगा। देखो ये बता रखा है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था। 16वीं सेंचुरी में एक आंदोलन चला जिसमें कैथोलिक चर्च को डोमिनेटेड बाय रोम को एक नया धर्म दिया है। मार्टिन लूथर वाज द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। मार्टिन लूथर ने कैसा चलाया, कैथोलिक की बजाय प्रोटेस्टेंट धर्म को बनाना शुरू करा। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप आउट ऑफ द मूवमेंट। तो जो एंटी कैथोलिक थी, जो चर्च वाली बात मानते थे, उन पर भी इसने सवाल खड़ा करा है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा प्रिंट एंड द डिसेंट। तो प्रिंट का फियर का क्या इफेक्ट पड़ा वो भी हमने देख लिया।
पहली चीज़ हमने देखी प्रिंट एंड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में हमने देखी गुड थिंग, और अच्छी चीज़ें क्या थी कि लोगों को आइडिया मिले, नॉलेज मिली तो साथ साथ क्रिटिकल अप्रोच बढ़ी, क्वेश्चनिंग करना शुरू करा। ओरल कल्चर जो सुनने वाला था वो खत्म होकर किस पर हो गया, रीडिंग कल्चर पे खत्म हो गया, और साथ साथ लिटरेट पीपल भी बढ़े हैं। ठीक है, अब नुकसान क्या हुआ, फियर था किसका, क्योंकि क्रिटिकल अप्रोच लोगों की बढ़ गई तो वे क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे, तो उन्हें खतरा हुआ कि रिलीजियस रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें उभर कर आएगी। तो रिलीजियस रिगार्डिंग में पहला एग्जांपल हमने देखा मार्टिन लूथर का, जिसने अपने बातों से ही एक ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक 2 डिवीजन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट होता मतभेद। मतभेद का मतलब कि हमने कोई आइडिया रखा, जरूरी थोड़ा ही ना सारे माने, कुछ उसके अगेंस्ट में भी तो जाएंगे। तो प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल इन द 16th सेंचुरी। एक व्यक्ति का नाम और आया मैनेक्यो, इस पर भी पूछ लिया जाता है थोड़ा सा कि मैनेक्यो के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखो। मैनेक्यो अ मिलर इन इटली, ये भी कहाँ का था, इटली का था। बिगन टू रीड बुक दैट वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी, इसने बुक पढ़नी शुरू करी जो उसके लोकेलिटी में अवेलेबल थी। ही रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, उसने बाइबल के मैसेज को दोबारा रीइंटरप्रेट का मतलब दोबारा व्याख्या करा। एंड फॉर्मुलेटेड ए व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट इनलार्ज द रोमन कैथोलिक चर्च, तो इसने भी डायरेक्ट सवाल किस पर करे, रोमन कैथोलिक चर्च पर सवाल करे। जब रोमन चर्च वालों को इसके बारे में पता लगा तो बिगन इट इंक्विजिशन, उन्होंने इसकी क्या करी, तहकीकात करी और रिप्रेस करा हेरेटिकल आइडिया को। अब उन आइडिया को मना करा। देखो 2 वर्ड है क्या क्या दे रखे, इंक्विजिशन क्या होता है, अ फॉर्मल रोफेलिक कोड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स। एक कोड था ये जो क्या काम करता था, कोई भी चर्च के खिलाफ, कोई भी हेरेटिक जो वांशिक तौर पर चलती हुई विचारधारा आ रही थी, अगर उन पे क्वेश्चन करता था तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेता था और उसे पनिश करता था। हेरेटिकल क्या होती है, बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ द चर्च, जो एक ऐसा विश्वास है जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ द चर्च, जो चर्च वालों ने बता दी उसको फॉलो नहीं करता। इन मेडिवल टाइम हेरेसी वाज सीन एज अ थ्रेट टू राइट ऑफ द चर्च। अब उनकी बातों पे यकीन नहीं करेगा तो क्वेश्चनिंग करेगा, तो वो चर्च के लिए क्या हो गया, एक तरीके से धमकी बन गई। व्हाट शुड बी बिलीव एंड व्हाट शुड नॉट, तो वो बताने लग गया कि चर्च की सारी बातें सही नहीं है, इतनी बातें सही है, इतनी गलत है, और आपको किस पर यकीन करना है, किस पर नहीं करना है। हेरेटिकल बिलीव वर सेवरली पनिश्ड, तो ऐसे आइडिया को ज्यादातर फिर चर्च वाले दबाने के लिए पनिशमेंट कर देते थे। सैटिटी क्या होता था, द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, वही ये संतुष्टि को ही बोला जाता है सैटिटी। और सैटिटियस एक्शन स्पीच और राइटिंग दैट इज सीन एज अपोजिंग द गवर्नमेंट, तो इसको विद्रोह भी बोला जा सकता है। तो ऐसा एक्शन, ऐसी स्पीच या ऐसी कोई राइटिंग जो सरकार के आइडिया को अपोज करे तो उनको सैडिटियस बोलते थे। मैनिक्यू वाज होल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड, तो 2 बार तो मैनिक्यू को क्या करा गया, वार्निंग दी गई, लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी की सजा सुना दी गई। द रोमन चर्च ट्रबल बाय द सच इफेक्ट ऑफ पॉपुलर रीडिंग ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ इम्पोज सेवरल कंट्रोल। अब रोमन कल्च इससे बहुत परेशान हुआ तो उन्होंने क्या करा कि अलग अलग लोग पढ़ते हैं और उन पर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं उनकी फेथ पर, आस्था पर, तो उन्होंने क्या करा, सेवरल कंट्रोल लगाया ओवर पब्लिशर पर और बुक सेलर पर कि आप ऐसे ऐसे आइडिया नहीं छापेंगे, और बिगिन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक फ्रॉम 1558। तो 1558 से आते आते उन्होंने एक इंडेक्स तैयार करा कि ये चीज़ें कि अगर कोई भी बुक छापता हुआ या लिखता हुआ पाया जाएगा तो हम उसको सजा देंगे। ठीक है, तो देखो एक ये मकबरा डांस वाला इमेज दे रखा है। मकबरा डांस क्या है, ये मकबरा डांस शो कर रहा है कि बुक पे इतना तगड़ा इफेक्ट है। मकबरा क्या होता है पहले ये बताओ। मकबरा वो होता है ना जिसमें दफना दिया जाए लोगों को, तो ये दिखा रहा है कि बुक का इतना तगड़ा इफेक्ट पड़ता है कि वे अपने मकबरे से भी उभर के यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि फियर वाली चीज आ गई थी ना, तो रिलीजियस वालों को फियर उभरना शुरू हुआ कि वे आगे आकर बढ़ेंगे। द 16th सेंचुरी प्रिंट सेट द फियर ऑफ प्रिंटिंग वाज ड्रामेटाइज इन विजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाइम। इट वाज हाईली इंटरेस्टेड वुड कट द कमिंग ऑफ प्रिंट इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ वर्ल्ड। वे ये मानते थे कि फियर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि दुनिया खत्म हो जाए पर प्रिंट का तहलका खत्म नहीं होगा। द इंटीरियर ऑफ प्रिंटर वर्कशॉप वेयर इज द साइट ऑफ डांस ऑफ डेथ। तो ये देख रहे हैं कि मरने के बाद भी प्रिंटर वाले डांस करते हुए दिख रहे हैं। स्केलेटल फिगर कंट्रोल द प्रिंटर, वे कंट्रोल कर रहे हैं प्रिंट करने वालों को। वर्कर डिफाइन एंड डिक्टेट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, और वे लोगों को
डिक्टेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, जो स्केल्टर है मकबरे से उभर के आके भी, कि तुम्हें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये फियर ऑफ बुक है कि उन्होंने क्या क्या जो हमने देखा था सेडिटी वगैरह, और कैसी कैसी एक पूरी चार्ट तैयार करा था कि क्या चीजें नहीं करनी है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है जो तुम्हारा बन के आ सकता है, राइट ब्रीफली व्हाई सम पीपल फियर दैट डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू ग्रीथ ऑफ डिसेस्टिंग आइडिया। तो पता लग गया इसका आंसर। कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि डिसेंटिंग आइडियाज से लोगों में डर बैठेगा, तो वही रीजन है क्योंकि क्रिटिसिज्म थ्योरी बढ़ी, लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू करा। उसमें हमने एग्जाम्पल दे दोगे तुम किसका, किस किस का एग्जाम्पल दे दोगे, मार्टिन लूथर का और मैनाक्यो का, कि इन्होंने क्या काम करा। मार्टिन लूथर ने तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो धर्म में बांट दिया, और मैनाक्यो ने अपने नए क्वेश्चनिंग कल्चर स्टार्ट करी है। तो यहाँ से आता है फोर्थ टॉपिक, द रीडिंग मैनिया। अभी क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो मैं इसे यहीं पे खत्म करूंगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक 3 पेज पढ़ो, यहाँ तक वाला का रिवाइज करो। मेन चीज़ है कि जितना हमने कर लिया उसको कैसे पूरा करते हैं, और बाकी जो जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। बाय।